तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा इसका नोवाक जोकोविच ने। तो इस साल का ये आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम था यूएस ओपन, जिसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। और ये किस देश के हैं? ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और इन्होंने किसे हराया? डेनियल मेदवेदेव को, वो रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। और इसी के साथ नोवाक जोकोविच ने मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो अभी तक का किसी भी खिलाड़ी के द्वारा सबसे ज्यादा बार जीता गया ग्रैंड स्लैम है। कितनी बार जीता उन्होंने? 24 बार। और अब नोवाक जोकोविच ने भी टोटल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिए हैं। ये जो मार्गरेट कोर्ट की इन्होंने बराबरी की है, ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हुआ करते। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में टेनिस में यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कोको गॉफ। तो कोको गॉफ, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि पहली बार इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। कहाँ की है ये अमेरिका के टेनिस प्लेयर है। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि कोको गॉफ 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद यूएस ओपन का खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी है। क्योंकि सेरेना विलियम्स वो भी अमेरिका की टेनिस प्लेयर थी और 1999 में और यूएस ओपन का एकल खिताब जीतने वाली वो आखिरी अमेरिकी थी। उसके बाद अब कोई अमेरिकन आया जिसने ये खिताब जीता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कोको गॉफ ने ये खिताब जीत लिया है। और इन्होंने किसको हराया? आर्यना सबालेंका को हराया। ये बेलारूस की प्लेयर है। तो ये नाम तो अब आपको आसानी से याद हो जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने ये खिताब जीत लिया। आप घर जाकर के जश्न मनाएंगी, पार्टी करेंगी, कोको कोला पिएंगी। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है और मैंने नाम भी याद करवा दिया। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा किरण जॉर्ज ने। तो भारत की किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया? जापान के कू ताकाहाशी को हराया। चलो बताओ, अभी सितंबर 2023 में तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मैक्सिको। तो तीरंदाजी विश्व कप 2023 कहां पे हुआ? मैक्सिको के हर्मोसिलो में हुआ। इसमें भारत ने एक ही मेडल जीता है, वो सिल्वर है। और वो किसने जीता? प्रथमेश चाउकर ने जीता है। जबकि गोल्ड जीता डेनमार्क के माथियास फुलरटन ने। तो प्रथमेश जावकर, इनका नाम याद रखना है, पूछे अगर इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में इंडियन ग्रांड प्री 5 के विजेता कौन है? तो आंसर होगा किशोर जेना। तो इंडियन ग्रैंड प्री 5 2023 इसका आयोजन हुआ चंडीगढ़ में और इसमें गोल्ड जीता है किशोर जेना ने। ये उड़ीसा के भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोवर हैं ये। और उन्होंने इसमें गोल्ड जीतने के लिए 82.53 मीटर का थ्रो किया। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी सितंबर 2023 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप को किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। यहां हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप की। और ये हुई कहां पे? ये भूटान में हुई है। इस बार ये इसका 8वां संस्करण है जिसको जीत लिया है भारत ने। भारत ने किसे हराया? इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया है। और ये 5वीं बार है जब भारत ने ये चैंपियनशिप जीती है। चलिए फिर बताइए, अभी सितंबर 2023 में फीबा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जर्मनी। फीबा यानी कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। तो फीबा विश्व कप 2023 अभी हुआ। ये इस बार इसका 19वां संस्करण है जिसको जीत लिया जर्मनी ने। जर्मनी ने पहली बार ये टाइटल जीता है। किसको हराया? सर्बिया को हराया। अभी 25 अगस्त से लेके ये 10 सितंबर तक आयोजन हुआ इसका। अब आप पूछोगे कहाँ पे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार ये कई देशों में आयोजन हुआ इसका। कई देशों ने इसको होस्ट किया, जैसे कि फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। यहाँ पे ये आयोजन हुआ इसका। फिर बताइए, अभी सितंबर 2023 में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संदीप बख्शी को। तो अभी तक आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ यही थे, संदीप बख्शी। और अभी इन्हीं को अगले 3 सालों के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ये 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ बने थे। उन्होंने चंदा कोचर का स्थान लिया था, तब से बने हुए हैं। देखो, आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? हम है ना ख्याल आपका।
बाकी अभी देवदत्त चंद ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडीसीओ बने थे। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ये कर्नाटक बैंक के एमडीसीओ बने थे, लेकिन रजनीश कर्नाटक ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडीसीओ बने थे। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के एमडीसीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा टीवी नरेंद्रन को। तो अभी टाटा स्टील लिमिटेड के एमडीसीओ यही है, टीवी नरेंद्रन, लेकिन अभी फिर से उन्हें अगले 5 सालों के लिए नियुक्त कर दिया गया। वैसे टाटा मोटर के एमडीसीओ बनाए गए थे अभी राजेश कन्नन, टीसीएस के सीईओ अभी बने थे के कृतिवासन, और टाटा पावर के एमडीसीओ बनाए गए थे प्रवीर सिन्हा। और टाटा की बात हुए और रतन टाटा जी का नाम ना ऐसा नहीं हो सकता। अभी रतन टाटा जी को आपको याद होगा पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला था, किसने दिया था? महाराष्ट्र सरकार ने। वैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर उनको मिला था, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सिंधु गंगाधरन को। तो सिंधु गंगाधरन जो कि SAP लैब्स इंडिया में CMD के पद पर कार्यरत हैं, और अभी उन्हीं को नेस्कॉम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, वैसे अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, अभी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने थे। याद है कौन बने थे? तो आंसर होगा राजेश नाम्बियार बने थे। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अध्यक्ष बने थे राजेश नाम्बियार और उपाध्यक्ष बन गई हैं सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम ये भारत में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है। फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। स्थापना हो गई इसकी 1988 में और मुख्यालय है नोएडा यूपी में। वैसे आप जानते हो अभी भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल बने राकेश पाल इनका नाम है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने जनार्दन प्रसाद, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने नितिन अग्रवाल इनका नाम है। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोपाल बागले को। तो याद रखना, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले हाई कमिश्नर कौन बने? तो आंसर होगा गोपाल बागले। ये अभी तक वर्तमान में श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर हैं, लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया में बन जाएंगे भारत के अगले उच्चायुक्त। फिर बताइए, अभी हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। तो हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। एक्चुअली में 2014 में उत्तराखंड के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से हम इसे मना रहे हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 सितंबर को। तो हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में वन्य जीवों और जंगलों की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। फिर बताइए, अभी हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 सितंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र ये हर साल 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के रूप में मनाता है। और ये दिन दक्षिण देशों के द्वारा हाल ही के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। तो भारतीय सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, और इनको पुणे में प्रतिष्ठित AM गोखले पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए फिर बताइए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा 12। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, इन्हें भारत में विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हमेशा 26 सितंबर को होती है, जिस दिन CSIR का स्थापना दिवस होता है, लेकिन इस बार लेट हो गए। लेट मैं नहीं हुआ बताने में, वहीं से लेट डिक्लेयर किया गया। तो अभी याद रखना 2022 के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और इस बार 12 लोगों को, और ये 12 के 12 पुरुष हैं, इस बार महिलाएं नहीं है।
पुरुष हैं। और मैंने सभी नामों की लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, किसको किस फील्ड में मिलेगा, ये भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो सारे नाम आपके सामने हैं, आप इनको आराम से रीड कर लेना। चलिए फिर बताइए, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र ये कहाँ पे बनाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। न्योमा ये विशेष रूप से 1962 में स्थापित एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है। न्योमा की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से ये 4180 मीटर है, और इसी कारण से ये इस क्षेत्र के सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में से एक है। और यहीं पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा कुछ समय पहले, एक आध साल पहले, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से हमने पढ़ा था कि इसने दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ पे बनाया था? लद्दाख में ही, जो उमलिंग ला दर्रे से होकर के गुजरती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1960 में और इसके हेड हैं राजीव चौधरी। अच्छा चलो एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी कौन विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो आंसर होगा सुरभि जखमोला। इन्हें प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान भेजा गया। और ये चलिए बताइए, अभी बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इन्होंने कुपवाड़ा जिले में इस बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया। और इस महोत्सव का प्राथमिक उद्देश्य है आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर का निधन हो गया। नाम बताइए। डेनिस ऑस्टिन। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के 2 रचनाकारों में से एक थे डेनिस ऑस्टिन, जिनका भी 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो डेनिस ऑस्टिन ने रॉबर्ट गैस्किंस के साथ पावर पॉइंट बनाया था और इसे 1987 में लॉन्च किया था। तो डेनिस ऑस्टिन का नाम याद रखना। ये जो पावर पॉइंट में मैं स्लाइड बना करके लिए आपके लिए लेकर के आया हूं, ये इन्हीं की देन है, डेनिस ऑस्टिन। वैसे आप जानते हो अभी अडोब के सह संस्थापक जॉन वॉर्नेक का निधन हो गया। एक जॉन बी गुडेनफ आपको याद होगा, लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे, इनका भी निधन हो गया। और ये इंटेल के सह संस्थापक थे गॉर्डन मूर, इनका भी निधन हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं एक साथ आपके लिए लेकर के आया हूं, तो ध्यान रखना इनको। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी आपको याद है नई दिल्ली में G20 समिट हुई और वहीं पे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना की गई। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? तो भारत, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी है। अब ये है क्या? तो ये एक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य है रेल और शिपिंग नेटवर्क, ऊर्जा केबल और डेटा लिंक के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाना। तो ये 6000 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर, जिसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग होगा। और जब ये कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा तो भारतीय सामान को यूरोप में पहुंचने में जितना समय अभी लगता है उससे लगभग आधा समय लगेगा। जब बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बताऊं तो 40% कम समय लगेगा। जैसे अभी 100 मिनट लग रहे हैं तो केवल फिर 60 मिनट ही लगेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और आप यूं भी कह सकते हो कि ये मुंबई से शुरू होने वाला जो ये कॉरिडोर है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा। और जी चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की है। और इस गठबंधन में 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, जिसका उद्देश्य है जैव ईंधन को अपनाने को बढ़ावा देना, या आप यूं कह सकते हो कि कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोत की मांग को बढ़ावा देना। और भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने केंद्रीय बजट में 350 बिलियन रुपए निर्धारित किए हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका। मतलब यूं समझो आज के सेशन में मैं 50 से 60 क्वेश्चन आपके कवर कराऊंगा। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसे मिला? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड को।
तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की है, यानी कि वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री 2023। इस बार ये इसका 8वां संस्करण है, जिसमें लगातार स्विट्जरलैंड दूसरी बार टॉप पे रहा है। इस लिस्ट में 87 कंट्रीज हैं, जिनमें टॉप पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे कनाडा है, तो तीसरे पे है स्वीडन। आप पूछो कि भारत कौन से स्थान पे है? भारत 30वें स्थान पे है, 30 नंबर पे। स्विट्जरलैंड की कैपिटल होती है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता का निधन हो गया, नाम बताइए। इयान विल्मुट। आपने जरूर पढ़ा होगा कि क्लोन किया गया पहला स्तनपाई जानवर ये एक भेड़ थी जिसका नाम था डॉली। डॉली भेड़ के बारे में जरूर सुना होगा आपने। तो अभी इसे बनाने में मदद करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक इयान विल्मुट का भी निधन हो गया, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसे 1996 में बनाया था, जो वयस्क कोशिका यानी कि सेल से क्लोन किया गया पहला स्तनपाई प्राणी था या जानवर था। डॉली उसका नाम था। अच्छा, अगर इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अभी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार एक बछिया, जो गाय की बेटी होती है ना, उसे बछड़ी या बछिया बोलते हैं, उसका क्लोन तैयार किया था। वे गिर नस्ल की बछिया थी, उसका नाम जानते हो आप? तो उसका नाम था गंगा। अच्छा, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी निधन हो गया, नाम बताइए। डेनिस ऑस्टिन। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? तो आंसर होगा पटना नगर निगम। और इसे आप वेस्ट टू वेल्थ योजना भी कह सकते हो, जिसे शुरू किया पटना नगर निगम में। इसमें क्या होगा? इसमें रद्दी और सूखे कचरे के बदले आपको पैसे दिए जाएंगे, और इस कचरे का उपयोग मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में किया जाएगा। इसमें हर दिन 2 टन कचरे के निपटान की क्षमता है, और इस सेंटर को पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, इसलिए इसे पिंक एमआरएफ नाम दिया गया। एमआरएफ मतलब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। तो ये आप याद रखना।